कम्युनिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं किसी को कॉल मिला रहा हूँ, तो यार ये वर्क कैसे करती है, तो थोड़ा सा मैं फैसिनेटेड था इस हवाले से। पहला दिन मेरा ओरिएंटेशन जो होती है, तो सबसे पहले तो हम लोग गए, मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता। मेरे जो बाकी दोस्त यार हैं जो एनडी से हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैकेनिकल के कॉरिडोर में मत आना। अगर किसी ने पकड़ लिया और पता लग गया कि तुम फर्स्ट ईयर के हो, तो फिर वो तुम्हारे साथ रैगिंग हो जाएगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैकेनिकल कॉरिडोर है किधर। अगर आपने टेलीकॉम में ही आगे बढ़ना है तो आप फोकस करें अपनी स्किल सेट पर। तो इसका स्कोप ये है कि बाहर साइड पे भी हमारे पास अच्छा होता है। मैं अक्सर जो है ना लिंक्डइन जो है स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर है, अब तो करना ही है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ एनईडी की जो है, सबसे अच्छी चीज़ वो यही है कि पूरा रमज़ान आपका ऑफ है। Assalamualaikum, this is your host Hussain Raza. Welcome back to another episode of Casual Guftugoo, Pakistan's first digital platform for the students by the students. कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और हम उनसे उनकी डिग्री के बारे में, उनकी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सकें। आज की हमारी एपिसोड है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का करियर अपॉर्चुनिटीज़, इसका स्कोप और रिसेंटली एआई के बूम के साथ मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की डिमांड है भी या नहीं है। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्तिसाम फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। इब्तिसाम से हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो एनईडी की कैंपस लाइफ क्या है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्तिसाम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। और आप एनईडी में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जी, ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने चूज़ क्यों करी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, टेलीकम्युनिकेशन मैंने नहीं चूज़ करी, टेलीकम्युनिकेशन ने मुझे चूज़ कर लिया। तो इरादा तो नहीं था कि मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि फैसिनेट मैं था इस तरफ ना, कि मैं देख रहा था कि यार कम्युनिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं किसी को कॉल मिला रहा हूँ, तो यार ये वर्क कैसे करती है, तो थोड़ा सा मैं फैसिनेटेड था इस हवाले से। लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कोडिंग साइड पे भी था, तो मैं ये सोचता था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर हमारे पास CIS में कर लूँ। तो हुआ ये कि फिर हम लोग ने एनईडी का टेस्ट दिया, एनईडी में पास हो गए। हम लोग आए तो देखा जब फील्ड्स हैं हमारे पास, तो शुरू की फील्ड्स जो थी वो तो ऐसी मतलब देखने को भी नहीं मिली मुझे, पूरी वो गायब थी। मैं गया हूँ ना, मैं मेरे साथ मेरी अम्मी थी, मैं गया ऑडिटोरियम में, मैंने देखा मेरा मेरिट नंबर आया हुआ है। तो जब मेरा मेरिट नंबर आया तो वो फील्ड मुझे दूर दूर तक नहीं नज़र आई। तो जो मुझे बेस्ट फील्ड उस वक्त मुझे मिली वो टेलीकम्युनिकेशन थी। थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा था कि यार कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो फिर टेलीकम्युनिकेशन मैंने ले ली। और यहाँ पे मैं फिर यही बोलना चाहूँगा सबको कि किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट जो है ना नेचुरली तो नहीं होता, जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होता है। तो जब मैंने टेलीकम्युनिकेशन पढ़ी तो मेरा इंटरेस्ट भी वक्त के साथ साथ डेवलप हो गया। और टेलीकम्युनिकेशन का मेरिट यूजुअली किस उसमें होता है? मेरिट हमारे पास जो होता है, जैसे हमारे पास शुरू की जो फील्ड्स होती है ना, वो तो हमारे पास सॉफ्टवेयर, फिर हमारे पास CIS, और अब तो एनईडी में ये हो गया है कि AI, गेम डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भी ना अब आ गई हैं। तो अब टेलीकम्युनिकेशन थोड़ी सी और नीचे हो गई। पहले ये था सॉफ्टवेयर, CIS, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल वगैरह जो होती हैं, फिर हमारे पास आ जाती थी इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम। तो हमारे पास जो टेलीकॉम आती है वो 5वें नंबर पे आ जाती है, 4थे-5वें नंबर पर हमारे पास मेरिट पे आ जाती है। तो अगर आपका मेरिट है ना, कोई आ रहा है 77, मेरा जैसे मैं अपना बताता हूँ ना, मेरा 77 आ रहा था, तो मुझे टेलीकम्युनिकेशन इजीली मिल गई थी, तो उस वक्त थी अवेलेबल। सही है, मतलब इसको अगर हम सेव उसके लिए कहें तो 75 to 78 तक अगर आपका मेरिट है तो आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चूज कर सकते। ये एग्रीगेट बता रहा हूँ, मैं नंबर नहीं बता रहा। वो टोटल जो आप कैलकुलेट करते हैं ना, आपके टेस्ट के मार्क्स और फिर आपकी जो परसेंटेज होती है, ऐसे ही। सही। अब आपका टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन हो गया, तो एनईडी का पहला दिन कैसा था? एनईडी में जब आपका एडमिशन हो गया
तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एनईडी का पहला दिन तो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जैसे एक नेचुरली हर बच्चा होता है। मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पहला दिन मेरा ओरिएंटेशन जो होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग गए, मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता, तो बड़ा अजीब ऑकवर्ड सा हो जाता है ना कि यार मैं किससे बात करूँ, किसके पास जाऊँ। तो जाके हम लोग ऑडिटोरियम में बैठ गया, मैं अकेला ही था। तो जो भी इवेंट वगैरह था वो हमने अटेंड करा, वो सब लिया हमने। हम फिर आ गए, हमारे पास एक जो डिपार्टमेंट से हम लोगों को लेने आते हैं, अच्छा हमारी 2 ओरिएंटेशन होती है ना, एक पहली ऑडिटोरियम में आपकी हो जाएगी, डिपार्टमेंट, फिर आपके पास आपको डिपार्टमेंट जाना है, डिपार्टमेंट की पूरी फैकल्टी वगैरह आएगी, आपको सब बताएगी, सब समझाएगी। तो ओरिएंटेशन लेकर ऑडिटोरियम से मैं फिर हम लोगों को रिसीव करा, हम लोग चले गए डिपार्टमेंट, फिर हम लोगों को पूरा डिपार्टमेंट जैसे दिखा रहे हैं। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट में, उसके बाद हमारे पास क्लास में हम लोगों को बिठा दिया सब लोगों को। अब हमारे होते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सब हम लोग एक ही क्लास में हम लोग बैठे हुए थे। तो मेरे लिए तो मैं बड़ा डरा हुआ था, मैं सबसे जाके पीछे में बैठ गया, चुपके से जाके मैं बैठ गया। अब आगे जो है टीचर्स अपनी बात कर रहे हैं, तो उधर ऐसा था कि जितने भी बच्चे थे ना भाई, कोई इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, मैं घबरा गया। मैंने बोला यार ये इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट थी हमारी, अभी भी हैं, उन्होंने वो जो बता रहे हैं वो पूरे सवाल कर रहे हैं। अब मैं इतना घबरा गया कि मैंने बोला यार इसके पास से इतना कॉन्फिडेंस है, मैं तो कभी भी वैसा बोल नहीं सकता। तो ये इतने कॉन्फिडेंस से जब बात कर रही है तो इसकी जीपीए तो आती होगी भाई, 4 ही मारेगी ये, मैं तो इन लोगों के कभी कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। तो ऐसा मेरा पहला दिन पूरा रहा, पूरा घबराया हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने वो दिन गुजारा और फिर मैं घर आया। लेकिन अच्छा था, मज़ा आया, एक्सपीरियंस मुझे मिला, एक्सपोजर मिला। फिर वो घबराहट कम हुई आहिस्ता आहिस्ता जब वापस घबराहट मेरी तब कम हुई जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक्चुअल टॉपर्स कम है और फेक टॉपर्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो ऐसा होता है कि ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सब पढ़ रहे हैं तो सबकी ही जीपी अच्छी आएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पढ़ना पड़ता है, तब आपकी क्या है कि एकेडमिक स्ट्रांग होते हैं। तो लोग दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा होता है पूरा। और क्लास लेके सिर्फ घर चले गए थे या फिर पूरा यूनिवर्सिटी घूमे? नहीं, ऐसा नहीं था, पूरा मैंने क्लास ली। फिर जब कुछ लड़कों से हमारी बातचीत हुई तो हम लोग गए, पूरी यूनिवर्सिटी हमने घूमी, क्योंकि एनईडी जो है ना, एनईडी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है और बड़ी भी बहुत है। फिर हम लोग सबसे पहले उधर जो सबसे मशहूर कैंटीन है ना, वो तो आप किसी से भी पूछ लेंगे, वो डीएमएस ही है। तो डीएमएस हम लोग गए, उधर बैठे, बातचीत लगाई और फिर नई मेरी दोस्ती हुई दोस्तों से, तो उनके साथ घूम रहे हैं, चाय के होटल भी गए थे फिर हम लोग, बड़ा हमें मज़ा आया। सारी कैंटीन हम लोग गए, पहले कुछ देर इधर बैठे, कुछ देर जीसीआर गए, फिर मैक गए। अच्छा, एक फ़नी चीज़ ये है कि जब मैं एडमिशन मेरा हुआ, ओरिएंटेशन हुई, तो मेरे जो बाकी दोस्त यार हैं जो एनईडी से हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैकेनिकल के कॉरिडोर में मत आना। तो मैकेनिकल के कॉरिडोर में मत आना, अगर किसी ने पकड़ लिया और पता लग गया कि तुम फर्स्ट ईयर के हो, तो फिर वो तुम्हारे साथ रैगिंग हो जाएगी। तो मैं बड़ा घबराया हुआ, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैकेनिकल कॉरिडोर है किधर। तो मैं जा रहा हूँ, मुझे पता लगा कि यार ये मैकेनिकल कॉरिडोर है। तो बड़ी घबराहट से हम लोग इधर उधर कोने से निकले और मैक कॉर्नर जाके फिर हम लोगों ने खाया पिया, एंजॉय करा। तो पकड़े तो नहीं गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पकड़े नहीं गए। लेकिन ऐसा था कि हमारे जो अपने सीनियर्स थे ना, उन लोगों ने हमारी रैगिंग करी थी। लेकिन रैगिंग बेसिकली ये नहीं होती कि आपको तंग किया जाए, वो यही होता है कि आपसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, वो आपसे दोस्ती यारी कर रहे होते हैं, ताकि क्या है कि थोड़ा सा जान पहचान हो जाए, अच्छी बातचीत हो जाए। तो उसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन वो उसी दिन नहीं हुई, वो अगले दिन जब मैं आया, क्लास हुई, ब्रेक हुई हमारी, तो हमारे सारे सीनियर्स जो थे वो हमसे मिलने आए, हमारी रैगिंग करी। एक लड़के से तो हमने पुशअप भी करवाए थे, वो पुशअप लगाए और फिर उसमें बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया था ओरिएंटेशन वाले दिन। तो सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेलीकम्युनिकेशन की जो डिग्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आप पढ़ते क्या हैं एनईडी में, तो वो बताएं। क्या मैं बताता हूँ, एनईडी में टेलीकॉम में आप बेसिकली पढ़ते ये हैं कि कम्युनिकेशन हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कोई सिग्नल है तो वो बन कैसे रहा है, फॉर्म कैसे हो रहा है, एनालॉग सिग्नल क्या चीज़ है, डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या चीज़ है। फिर हमारे पास यहाँ पे 5G जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, जनरेशन्स की जो टेक्नोलॉजी होती है कम्युनिकेशन की, वायरलेस कैसे हो रहा है, फिर मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको नेटवर्किंग जो होती है ना, वो हमारे पास पढ़ाई जाती है। टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर से आप किसी से भी पूछेंगे ना कि आप किस साइड जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर आपको वो यही बोलेंगे कि यार मेरा इरादा ये, या तो मैं
नेटवर्किंग साइड पे जाऊं या तो मैं फिर साइबर सिक्योरिटी में चला जाऊं। क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में हमारे पास होता है क्या है कि लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैं टेली कम्युनिकेशन में आ गया या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चला गया तो फिर मुझे मास्टर्स भी इसी डोमेन में रहना है, मतलब मैं पूरा इसी डोमेन में रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन, ये तीनों फील्ड्स हमारे पास जो है ना मिलती जुलती, मतलब सेम सब डोमेन्स हैं ये इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के कोर्सेज देखेंगे ना तो टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक तकरीबन हमारे पास सेम है। कुछ चेंजेस होती हैं कोर्सेज के जो हमारे पास अलग बना देती हैं। तो टेलीकॉम इंजीनियर जो है वो हमारे पास नेटवर्क साइड पर ही जा रहा होगा, नेटवर्किंग हमारे पास आ जाती है। फिर हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, और हमारे पास जो सबसे अच्छा कोर्स जो मुझे अच्छा लगता है वो करंट सेमेस्टर में मैं पढ़ रहा हूँ, वो हमारे पास होता है स्विचिंग सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन स्विचिंग सिस्टम के हमारे पास कॉल्स कैसे वर्क करती हैं। सही। और CS का भी थोड़ा बहुत एस्पेक्ट आया था, मैंने सुना कोडिंग वगैरह का एस्पेक्ट भी इसमें होता है। वो हमारे पास कोडिंग में हमारे पास स्टार्ट में ही हम लोगों को सी लैंग्वेज, क्योंकि देखिए कोडिंग अब ऐसी चीज़ हो गई है कि बेसिक नॉलेज जो है ना वो तो सबके पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है वो आपको पढ़ा दी, आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास आप जब बनाते हैं तो उसमें कोडिंग का काम है, आपको आनी चाहिए। तो पाइथन आपके पास आप सीख लो। हमें जो पढ़ाते हैं वो हमें सी पढ़ाते हैं। फिर हमारे पास जो मैटलैब आता है उसमें भी हमारे पास उसमें C+ होती है। तो ये सारी कोडिंग हमारे पास आ जाती है। और अगर हम बात करें कि अगर लेट सपोज आपने टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ ली, आपने ग्रेजुएट हो गया आप NID से, तो मार्केट में जब आप जॉब लेने के लिए जाते हैं तो किन किन जॉब पोजीशंस पे आपको जॉब मिल सकती है और इसकी डिमांड क्या है मार्केट? तो जॉब पोजीशन जो हमने बात करी उसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो हमारे पास होती है नेटवर्क इंजीनियर, जो मैंने आपको बता दिया। नेटवर्क इंजीनियर में अगर आपने सर्टिफिकेशन करी हुई है, जैसे हमारे पास होता है ना, आपने सुना होगा CCNA का एक सर्टिफिकेट होता है, CCNP का होता है जो सिस्को सर्टिफाइड होते हैं। तो इनके लिए तो और अच्छा है क्योंकि टेलीकॉम इंजीनियरिंग आपने कर ली, उसके बाद आपने सर्टिफिकेट भी कर लिया, तो ये प्लस पॉइंट है। तो मार्केट एस्पेक्ट से इसके पास हमारे पास स्कोप तो होता है। तो हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर आ जाता है, फिर हमारे पास नेटवर्क एसोसिएट इंजीनियर आ जाता है, फिर हमारे पास RF प्लानिंग इंजीनियर आ जाते हैं। तो ये सारे जॉब रोल्स हैं जो आप एज अ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर प्ले करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने टेलीकॉम में ही आगे बढ़ना है तो आप फोकस करें अपनी स्किल सेट पर। सही है। जो हमारे पास नेटवर्किंग साइड से रिलेटेड होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो नेटवर्किंग के हो रहे होते हैं ना, आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर जो हमारे पास है वो लाजमी आना चाहिए, नेटवर्क बनाना आना चाहिए। अगर नेटवर्क बनाना आएगा तो ही आप आगे की चीज़ें कर पाएंगे ना, RF प्लानिंग वगैरह, एंटीना डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपको क्या है कि लाजमी आनी चाहिए। तो इसका स्कोप ये है कि बाहर साइड पे भी हमारे पास अच्छा होता है। मिडिल ईस्ट में भी मैं अक्सर जो है ना लिंक्डइन जो है स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर है, अब तो करना ही है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। तो मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो अक्सर मैं देखता हूँ कि मिडिल ईस्ट साइड पे ना टेलीकॉम की बड़ी जॉब्स आई हुई होती हैं कि नेटवर्क इंजीनियर चाहिए या RF प्लानिंग के लिए हमारे पास चाहिए एंटीना डिज़ाइन, और अक्सर कुछ प्रोजेक्ट्स भी आए हुए होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी होती है और हमारे पास परमानेंट भी वो हमारे पास जॉब दे रहे होते हैं। चाहिए मतलब अगर आपने जैसे अभी बताया कि नेटवर्क जो बनाना है उसकी बेसिक आपने सीख ली जी, तो आपको आगे जाके मसला नहीं होगा। सही। और इसकी आप रिसोर्स वगैरह हेल्प कहाँ से लेते हैं यूजुअली? एक तो क्लासेस के अलावा मैं बोलूँगा जैसे जो टीचर्स होते हैं ना वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, वो अच्छा पढ़ाते हैं। एक तो ये है कि क्लासेस, उसके बाद जो है ना मुझे सबसे पहले अपना जो एक्सपीरियंस रहा ना मेरा, मैं ज़्यादातर जो है पढ़ता हूँ यूट्यूब से। यूट्यूब पर आपको जो हमारे पास जो बाहर के यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो हमारे पास अंग्रेज होते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बहुत अच्छा। नेटवर्किंग से रिलेटेड आप उनकी कोई भी वीडियोस देख लें, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो बेसिक जो हमारे पास सोर्स है ना अदर देन क्लासेस, वो आपकी यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत अच्छा पढ़ाती है। बाकी आप कोर्सेज कर लें, जैसे हमारे पास सेमेस्टर ब्रेक आते हैं ना, तो कोर्सेरा पे हमारे पास नेटवर्किंग के कोई कोर्स होते हैं, आप टेलीकॉम के कोर्स कर लें, सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, ये कोर्सेज आप कर लें, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। और आप मुझे बता रहे थे कि आप यूट्यूब चैनल खुद भी चलाते हैं, मतलब आप उस पर अपने चैनल पे आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? मेरा जो यूट्यूब है तो मैंने कब स्टार्ट करा था, 2 साल मुझे हो गए। 2 साल मुझे हो गए यूट्यूब स्टार्ट करे हुए। पिछले साल हमारे पास मई था, मैंने स्टार्ट इसलिए करा था क्योंकि मुझे ये फेस प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको ना समझ नहीं आ रहे होते कोर्सेस। अब एज अ फ्रेंड मुझे अगर कोई कोर्स समझ में आ रहा है तो यार मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दोस्तों को भी
सिखाऊं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे यही लगी, क्योंकि मेरे पास ना बहुत बच्चे आ जाते थे कि यार इब्तिसाम ये वाला सवाल समझा दो, ये वाला क्वेश्चन समझा दो, इस कोर्स में ये कैसे करा है, ये वाली CP कैसे होगी। तो बेस्ट सोल्यूशन मुझे जो ये लगा, मुझे यही लगा कि मैं जो है यूट्यूब चैनल एक क्रिएट कर लेता हूँ और यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना के डाल दूंगा, तो इन लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो मैंने वीडियो बनाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टैंड है नहीं, मैं मोबाइल से ही बना रहा होता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। तो सबसे पहले जो डिफिकल्टी मुझे आती है ना, पहले मुझे खुद पढ़ना है, फिर मुझे वीडियो बना के अपलोड करके दूसरों को पढ़ाना भी है। सही है। तो ये मुश्किल होता है, पूरा अच्छे से पढ़कर फिर आपको दूसरों को समझाना भी है। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई, उधर मैंने वीडियोस वगैरह डाली, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। नो डाउट मेरे जो क्लास वाले हैं बहुत सारी मेरी वीडियोस देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। क्लास वाले देख रहे होते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पर। और उसके अलावा हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जैसे कोई भी एक डिग्री होती है ना, उससे रिलेटेड कोई डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मैकेनिकल की IMEC हो गई, या फिर और जो उसी डोमेन में काम कर रही होती हैं। तो अगर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोई बच्चा NID में पढ़ना चाहता है, तो NID में इस टाइप की सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिससे आप जो अपनी फील्ड से रिलेटेड लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप नेटवर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी हमारे पास जो टेलीकॉम की सोसाइटी है ना, बेसिकली सबसे पहले तो अपनी डिपार्टमेंट की ही सोसाइटी है, वो हमारे पास होती है TE-Links। तो वो आपसे जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं ना, जो भी हमारे पास इवेंट्स आते हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन के ही होते हैं। इंटरैक्ट कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उस पर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी TE-Links में हूँ, तो मुझे पता है कि यार कब ये वाला इवेंट हो रहा है। क्योंकि हमारा एक मशहूर इवेंट है, काफ़ी NID में होता है, इंटरैक्ट। उसमें आप जाएं, उसको आपको बहुत अच्छी चीज़ें, जो भी नई नई इनोवेशंस आती है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उनके बारे में हमारे पास आपको सिखाया जा रहा होता है। तो हमारे पास जो TE-Links है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आती है IEEE बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास इंजीनियरिंग है, उसकी सोसाइटी है। उसमें आप जाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये लोग करा रहे होते हैं, मैकाथॉन्स वगैरह, कंपटीशन, इसमें आप जाएं। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं TE-Links। तो ये वाली जो टेलीकॉम की है, ये TE-Links हमारे पास मेन है। अच्छा इब्तिसाम, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के दौरान, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि मैं जो डिग्री कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी में, या अगर इंटरनेशनली मैं बात करूँ, मुझे स्कॉलरशिप्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो इसमें अगर स्टूडेंट ये डिग्री परस्यू कर रहा है, तो स्कॉलरशिप्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? सबसे पहले तो लोकल स्कॉलरशिप्स जो हमारे पास होती हैं NID की अपनी, तो मैं यही बोलूँगा जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है ना स्टूडेंट, वो सबसे पहले तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दे। क्योंकि हमारे पास NID में जो स्कॉलरशिप्स होती है ना, वो हमारे पास नीड बेस्ड भी होती हैं और हमारे पास मेरिट बेस्ड भी होती हैं। जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अलग है, जैसे आपने सुना होगा एहसास स्कॉलरशिप जो होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन NID में सबसे अच्छी ये चीज़ है लोकल अंडर ग्रेजुएट के लिए कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी जो है स्कॉलरशिप देते हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती होती है। तो फर्स्ट ईयर में अगर कोई जाना चाह रहा है, स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर दे। तो ये तो हो गई हमारी बात लोकल स्कॉलरशिप्स की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की। तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में हमारे पास ये होता है कि अक्सर NID में जो है ना, ब्रिटिश काउंसिल से आते हैं लोग, इवेंट कराते हैं, तो वो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहे होते हैं कि यार यहाँ पर स्कॉलरशिप है, यहाँ पर स्कॉलरशिप है, आप किससे बाहर निकल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी फेसबुक से। फेसबुक के जितने भी ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास ग्रुप होते हैं स्कॉलरशिप्स के, उसमें हर कोई बंदा अपनी अपनी स्कॉलरशिप जिसको पता लगता है वो पोस्ट करता जाता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप मास्टर्स अगर टेलीकॉम में करना चाहते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन में मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद हमारे पास ये होता है कि टेलीकॉम अगर आपने करी हुई है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि मास्टर्स टेलीकॉम में कर रहे हैं, मास्टर इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, आप अपनी डोमेन चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि टेलीकॉम जो है, टेलीकॉम में आप साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ रहे होते हैं। तो आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अगर NID के लिए मैं बात करूं, तो आप जैसे आपने बताया स्कॉलरशिप्स का, तो आप अप्लाई, इसका प्रोसीजर क्या होता है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप जाएं। स्कॉलरशिप सेक्शन है उधर, बाकायदा उन्होंने अलग एक रूम बनाया हुआ है, उधर जाके आप पता करें। जो स्कॉलरशिप की प्रोसेस होता है वो होता है, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म आता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर्म NID के लिए। वो आप फिल करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ मांगे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें। स्कॉलरशिप सेक्शन में आप जाके
उनको दे दें। अब उसमें होगा ये कि अगर 10 स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं तो वो आपका नाम 10 की 10 स्कॉलरशिप्स में दे देंगे। आपको 10 की 10 स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फॉर्म 10 स्कॉलरशिप में भेज देंगे। अब स्कॉलरशिप जो दे रहा है उसके ऊपर होता है कि वो आपको देना चाहे या नहीं देना चाहे। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल सकती है तो वो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दे देंगे। अगर आप नीड बेस के लिए एप्लीकेबल हैं तो वो आपको नीड बेस दे देंगे। तो सिंपल प्रोसीजर है स्कॉलरशिप का, इतना कोई मुश्किल नहीं। सही। इंटर्नशिप्स अगर हमें करना हो यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में, हम 2nd ईयर में कोशिश करते हैं ना कि यार मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप मिल जाए ताकि मुझे उससे ना एक्सपीरियंस मिल जाए थोड़ा सा। एक जो चीज़ मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप किन किन सेक्टर में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं? इंटर्नशिप आप जो कर सकते हैं ना, जिस सेक्टर में आप, एक तो क्या है कि हमारे पास टेलीकॉम में ही रहते हुए आप सबसे पहले PTCL जो होते हैं, PTCL तो पाकिस्तान की मेन हो गई ना, PTCL में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जोंग आती है आपके पास हायरिंग करने के लिए, आपके पास जैज़ आती है आपके पास, और जैज़ के बाद मोबिलिंग तो जैज़ सेम ही है। उसके बाद टेलनॉर होती है, ये आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो जैसे हमारे पास समर ब्रेक होता है ना, समर ब्रेक में आप कर लें, या फिर रमज़ान ब्रेक आता है, रमज़ान ब्रेक में आप कर लें। और इससे अच्छी चीज़ मतलब हमारे पास जो NED अपनी जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल विजिट हमारे पास होते हैं, तो वो वहाँ पर हमारे पास आप ख़ुद भी NED की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं मेरिट बेस पर। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो ये होती है इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए। सही है। मतलब रमज़ान ब्रेक आता है, रमज़ान ब्रेक में आपका पूरा ऑफ होता है? हाँ, सबसे अच्छी चीज़ NED की जो है सबसे अच्छी चीज़ वो यही है कि पूरा रमज़ान आपका ऑफ है। आप पूरी रात जाग रहे हैं, आप PUBG खेल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पूरा रमज़ान आपका ऑफ है। आप सुकून से घर वालों के साथ सहरी करें, 6 बजे आप सोएं आराम से, आप सुबह 12 बजे तक सोएं, 4 बजे तक सोएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। NED ऑफ है। NED आपको रमज़ान में कोई टेंशन नहीं देती। NED बोलती है कि आप रमज़ान में इबादत करें, आपने जो करना है आप करें, आप यूनिवर्सिटी ना आए बस। लेकिन पढ़ के ज़्यादा इबादत मुझे लगता है कि KU वाले जो आते हैं ना, रोज़ा रख के और KU में आना, वो अजाब होता है। वो एक अलग लेवल है। लेकिन यही चीज़ मैंने देखी NEDians में फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि भाई हमारा तो रमज़ान ब्रेक है, और रमज़ान ब्रेक बहुत अच्छा होता है। जितने भी ये KU वाले उन्होंने देख रहे होते हैं कि यार काश हमारा भी रमज़ान ब्रेक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, तो आप स्टार्ट में कुछ चैलेंजेस कुछ फेस करते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड भी, दूसरा आप एक यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में भी ढलने में आपको टाइम लगता है। तो आपने एज ए स्टूडेंट कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जो आप समझते हैं कि अगर एक स्टूडेंट उस चैलेंजेस को फेस ना करे, कुछ स्किल्स सीख ले या कुछ अपने ऊपर ऐसा काम कर ले जो उस इन्वायरमेंट में ढलने में उसे आसानी हो जाए, या वो चैलेंजेस से उसे डील करना आसान हो जाए? तो सबसे पहले तो जो चैलेंजेस मुझे फेस करने के लिए मिले ना, वो तो एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल होता है NED में, क्योंकि कंपटीशन हमारे पास जो है ना अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर ये चैलेंज मुझे काफ़ी फेस करने के लिए मिला। और जो हमारे पास बाकी चैलेंजेस होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं कि इन्वायरमेंट में आपको घुलना मिलना आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा नहीं घुल पाता। हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि भाई मैं इससे जाके बात कर लूँ, इससे मेरी दोस्ती हो जाए, मैं सारे लड़कों के साथ घूमूँ, अच्छा एक मेरे पास दोस्तों की गैदरिंग हो जाए, मैं इधर उधर घूम लूँ। सब नहीं कर पाते, ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जब आप नए नए आते हो ना यूनिवर्सिटी में, सबके पास नहीं होती हैं यार, आपको करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे पास ऐसा चैलेंज होता है। अब मैंने कैसे फेस करा, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में बहुत आगे हूँ, मैं भी काफ़ी शाय हूँ, मुझे भी मुश्किल हो जाती है दोस्त यार बनाने में। तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई दोस्त यार बनाने में। उसके बाद जो चैलेंज होता है ना, क्योंकि देखिए NED में हमारे पास अक्सर जो है बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना हमारे पास NED में पढ़ाई के साथ साथ आप देखिएगा जॉब भी कर रहे होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, जॉब के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब देखें मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना बताऊं तो मेरी यही रूटीन होती है कि सुबह मैं उठ रहा हूँ 7:30 बजे। अब मुझे पता है कि यार मेरी 8:30 से 4:30 जो है क्लासेस हैं, तो 8:30 से 4:30 जो है मैं पूरी क्लासेस ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि यार क्लासेस के बाद मुझे जॉब पे भी जाना है। अब जॉब पे मुझे 8 घंटे की शिफ्ट है, मेरी 7 घंटे की शिफ्ट है, मुझे वहाँ पे भी शिफ्ट टाइमिंग देनी है। उसके बाद मुझे घर पे जाके सोना भी है, और इसके साथ साथ फिर मुझे पूरा पढ़ना भी है। मेरे मिड्स भी हैं, मेरे फाइनल्स भी हैं, CPs भी हैं, फिर मुझे प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एडवाइस मैं यही दूंगा सबको
जो भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, यही कि भाई टेंशन ना लें, सब हो जाएगा, इजीली मैनेज करें, घुले मिलें, दोस्तों यारों से बात करें, आप जो है टाइम निकालें, क्योंकि जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, आप रोज़ आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बहुत आप हर कोर्स को आप दें, तो इस तरह से आप जो है एकेडमिक्स और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस जिसे हम लोग बोलेंगे, ये आप मैनेज कर सकते हैं। सही। और यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं, NED या और यूनिवर्सिटीज़ में भी हम देखते हैं कि वो नेटवर्क अपना एक्सपेंड करने के लिए सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन करते हैं, ताकि उधर एक तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी उनके इंटरेस्ट हैं वो उसको वहाँ परसू कर सकें और वहाँ लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकें। तो आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन करी थी जब आपने NED में एडमिशन हुआ था? देखिए फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था ना, तो मैं काफ़ी शाय था तो मैं फर्स्ट ईयर में तो मैंने नहीं ज्वाइन कर पाया, क्योंकि मुझे इन चीज़ का इल्म ही नहीं था कि यार नेटवर्किंग क्या होती है, इन लोगों से बात करके मुझे क्या मिलेगा, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो क्या चीज़ होती हैं, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। तो फर्स्ट ईयर में मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन जब मेरी दोस्ती यारी हुई, मुझे पता लगा कि यार सोसाइटी भी कोई चीज़ होती है, मुझे पता ही नहीं था कि सोसाइटी होती क्या है, क्या करती है। तो सेकेंड ईयर में फिर मैंने ज्वाइन करी, फिर मुझे पता लगा कि अच्छा सोसाइटीज़ इवेंट्स भी कराती है, तो इवेंट्स में हम लोग गए सोसाइटी से। फिर सोसाइटी में ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका ना नेटवर्क एक अच्छा बन जाता है, आपकी दोस्ती यारी हो जाती है ना, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाते हो, आपको पता लगता है कि यार अच्छा यार ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी काम हो सकता है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो सोसाइटी में जाने का ये बहुत फ़ायदा है। और मुख्तलिफ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे पास, जैसे इवेंट्स हो गए, कोई शायरी का इवेंट होता है, हमारे पास LPS सोसाइटी होती है, वो हमारे पास जो है ना ऐसे इवेंट्स करा रही होती है उर्दू के, तो उसमें आप जाते हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करने का ना मौका मिलता है। मैं बोलूँगा अगर कोई कॉम्पिटिशन आ रहा है ना, तो आप चले जाएँ, आप ऐसा फेयर ना करें, आप ज़रूर जाएं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हैं। सही है। अच्छा इब्तिसाम, मुझे ये बताएं, लेट सपोज आप राइट नाउ यू आर इन फाइनल ईयर जी, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इब्तिसाम दोबारा एडमिशन लें NED में, फर्स्ट सेमेस्टर का इब्तिसाम है वो, या एपिसोड देख रहा है, तो आप उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे, या ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं थ्रू योर एक्सपीरियंस, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस जो आप देना चाहेंगे, जो आपने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से सीखी? यार मैं जो एक एडवाइस देना चाहूँ, एक नहीं, मेरे पास बहुत सारी एडवाइस है, मैं वही देना चाहूँगा सबको। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई यूनिवर्सिटी में आने से पहले ना आप सोच के जाओ कि आपने कौन सी फील्ड जो है उसमें जाना है। और ये कैसे पता लगता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि भाई नेचुरली आपको नहीं पता लगता कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में। किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, उसे नहीं पता, उसका इंटरेस्ट तब बिल्ड होगा जब वो उस चीज़ों को पढ़ेगा, उस चीज़ों के बारे में समझेगा। क्योंकि देखिए मैथ्स जब आप सॉल्व करते हैं ना, मैथ्स आपको तब पसंद आएगी जब आपसे उसके सॉल्व हो रहे होंगे सवाल। तो यही चीज़ है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, ECAT की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको टेलीकॉम में आना है तो टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लें, कुछ कोर्सेज देख लें। NED की वेबसाइट पे आपको पूरा मिल जाएगा, कितने कोर्सेज पढ़ाते हैं, किस कोर्स में क्या पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख कर आएँ। तो जो भी आपने फील्ड चूज़ करनी है उस फील्ड के बारे में आप पढ़ें, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको पता लगे कि आप क्या सीखेंगे इन कोर्सेज में। तो ये एक एडवाइस है जो मैं देना चाहूँगा, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही इब्तिसाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और इट वाज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।